स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग स्पाइन पढ़ेंगे। कुछ बातें हम लोगों ने पहले कर ली ताकि जो लोग रिकॉर्डिंग बाद में सुनेंगे उनको लगेगा कि कुछ तो झूठा है। बहरहाल, स्पाइन मैं आपको बता रहा था कि आप खड़े हैं उसके कारण भी, आप लेटे हैं उसके कारण भी, और आप चल पा रहे हैं उनके कारणों में भी स्पाइन का अपना योगदान है। एक बात। दूसरी बात कि आपके घर में जैसे ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी आती है तो सबसे पहले जिस जिस स्थान पे जाके सेव होती है और वहां से पूरे घर में तार जाता है, ठीक वैसा ही स्पाइन का सिस्टम है। समझ रहे हैं आप? जैसे एक मोटा तार आ रहा है, अब उसके कई सारी सारी शाखाएं हैं। आपके शरीर को, क्योंकि आपकी शरीर आप पे भरोसा नहीं करती है, ये बात तो आप मानते हैं ना। आप जो है, यानी आपकी जो आत्मा है वो एक डिफर एंटिटी है, आपकी शरीर एक डिफर एंटिटी है। तो आपकी शरीर आपके आत्मा और आपके दिमाग पे भरोसा नहीं करती। दिमाग स्पाइन पे भरोसा नहीं करता, स्पाइन दिमाग पे भरोसा नहीं करती। अगर मैं इसको सीधे भाषा में बोलूं तो क्यों? क्योंकि आप कब सोए सोए बेड से गिर जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब आप सो रहे हैं उस समय कौन सो रहा है? एक्चुअली आपका दिमाग सो रहा है ना। आत्मा का तो कुछ लेना देना है नहीं, तो आपका दिमाग सो रहा है, तो उस समय जगह कौन है? उस समय जगी है आपकी स्पाइन। आपकी नींद कैसे खुल जाती है एकाएक? अच्छा, आप सो रहे हो तो आपको अगर कोई थोड़ा सा गर्म चीज से छूता है तो आप कैसे जग जाते हो? जग जाते हो ना तुरंत ही। चलो, आप तवा पे रोटी बना रहे हो तो आपका हाथ जलता है तो आपका हाथ पीछे ही आता है ना। चलो, मच्छर काटता है यहाँ, तो यहाँ तो मारते नहीं हो, यही मारते हो। ये सब कहाँ से हो पा रहा है, कैसे हो पा रहा है ये सब? क्योंकि दिमाग के सोचने में एक सीमित समय का उपयोग होता है। दिमाग कोई भी चीज पहले प्रोसेसिंग करता है ना, तो उसको समय चाहिए, कम से कम 1 सेकंड तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन 1 सेकंड के 10वें हिस्से में भी अगर कोई अपना कार्य पूर्ण कर देता है तो वो है आपकी मेरु रज्जु, कॉर्ड जिसे बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आई बात? तो कॉर्ड का उपयोग बहुत उपयोगी है। अच्छा, कॉर्ड का उपयोग क्या है? कॉर्ड का उपयोग है कि आप जैसे चल रहे हो, एकाएक आपका पैर किसी गड्ढे में पड़ा और आप तुरंत संभल जाते हो, इंस्टेंट संभलते हो। नहीं संभले, अगर दिमाग पे आपकी शरीर छोड़ दे तो आपका दिमाग पहले प्रोसेस करेगा कि क्या मेरा पैर गड्ढे में गया है। ठीक है, फिर वो एनालिसिस करेगा, अतः मुझे इस प्रकार पैर हटा लेना चाहिए, ये सोच के आपको बताएगा। फिर आप पैर हटाएंगे, तब तक पता चला कि आपका टूटा हुआ पैर आपके हाथ में रहेगा, है ना। लेकिन आपकी मेरु रज्जु जो है वो बहुत क्विक रिएक्शन करती है, बहुत क्विक एक्शन करती है। योग में हम लोग इसी बात पे बहुत बल देते हैं। योग में हम ये कहते हैं कि हमारे पास में क्या है? हमारे पास में इड़ा है, पिंगला है, सुषुम्ना है। तो ये एक तरीके से नाड़ी का पूरा विज्ञान कहीं ना कहीं मॉडर्न साइंसेज में आपके नर्वस सिस्टम के पेरीफेरल नर्वस सिस्टम से बहुत मैच करता है। जो हमारे वैज्ञानिकों ने यानी ऋषियों ने जो बात बताई है, वो बताया है नाड़ी। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां हैं ये बात आप जानते हैं? कितनी? 72,000। हाँ, 72,000 72,000। नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं। लेकिन ऐसे ही अगर आप इनको सीएनएस सिस्टम को यानी नर्वस सिस्टम वालों से पूछो तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि कभी ज्यादा है, कभी कम है, कभी बहुत ज्यादा है, कभी बहुत कम है। वो अंदाजा नहीं लगा पाते। लेकिन हमने अंदाजा लगा लिया कि हमारे पास 72,000 नाड़ियां हैं। और ये नाड़ियां, नाड़ियों में क्या बह रहा है? प्राण प्रवाह हो रहा है, एज पर योगा फिलोसफी। लेकिन एज पर एनाटॉमी हमारे शरीर में बहुत सारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का तंतु है, तंत्र है, जो अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रहा है। इवन आपके उंगली के अंतिम हिस्से तक है। नाखून में नहीं है, बाल में नहीं है, लेकिन फिर भी अंत तक है आपके, मतलब पैर की चाहे लास्ट उंगली हो या हाथ की लास्ट उंगली, वहां तक आपका नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। और ये नर्वस सिस्टम प्राण प्रवाहित हो रहा है। अच्छा, जब किसी को बीमारियां होती हैं, जैसे पैरालिसिस हो जाए, है ना, ऐसी जो, या किसी को मिर्गी होने लगे, या इस तरीके की जो परेशानियां हैं, ऐसी परेशानियों में, पैरालिसिस वगैरह में आप देखिए क्या होता है, हाथ शून्य हो जाता है। असीमित शून्यता हो जाती है, वो कंट्रोल ही नहीं रह पाता। ठीक है, आप हाथ उठा ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में प्राण एक हिस्से में तो प्रवाहित हो रहा है, लेकिन दूसरे हिस्से में प्रवाहित नहीं हो रहा है। समझे? अब अगर दूसरे हिस्से में प्रवाहित नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो पैरालिसिस है। अच्छा, इनमें प्राण प्रवाह होने का दो तंत्र है। एक तो ये कि दिमाग आपका एक्टिवेट रहेगा तो थोड़ा सा तुरंत वो भाप जाएगा। कहीं भी अगर थोड़ी भी शून्यता आती है तो दिमाग को ये बात पता चल जाता है कि शून्यता आ रही है, तुरंत कुछ कीजिए, और आप तुरंत कुछ करते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चल पाता, और कब आपने तार, अब जैसे मान लीजिए ये तार है, अब ये तार अगर यहाँ से जा रहा है और इसको मैं क्या करूं कि इसको मैं इतना मोड़ दूं कि इसका ब्लड सर्कुलेशन ही रुक जाए। इसमें आप कभी पानी वाली पाइप लीजिएगा और उसको, उसमें से पानी बहाइएगा और उसको ऐसे मोड़ दीजिएगा, ऐसे। आप देखेंगे कि यहाँ से पानी पूरे फ्लो में आ रहा है, लेकिन यहाँ फ्लो से नहीं निकल रहा है, यहाँ पे रुका पड़ा। और जैसे ही आप इसको रिलीज करके सीधा करेंगे, आप देखेंगे कि पानी बहुत तेजी से आने लग गया।
होता है ना, ये कूलर में पानी भरने का जो पारिवारिक जिम्मेदारी है पुरुषों की, ये मैं उससे ही निकाल के आपको ये बात बता पा रहा हूँ कि टोटी में डेली लगाइए पाइप और उसको मोड़िए। तो मैं अभी थोड़ी देर पहले ये कार्यक्रम पूर्ण कर रहा था अपने माता जी के लिए, तो मुझे ये बात ध्यान आ रही थी कि ये उदाहरण अच्छा उदाहरण है आपको समझाने के लिए कि प्राण प्रवाह ऐसे ही होता है। अगर कहीं गलती से मुड़ा पाइप और तो ये पानी नहीं जाएगा, चाहे उधर कितना भी प्रेशर हो, उधर प्रेशर का अंबार लगा दो। तो यो मतलब वो पानी कौन है? पानी है आपका प्राण, ठीक है। और टोटी कौन है? आपका योगा टीचर, जो ऊर्जा पे ऊर्जा भेजे जा रहा है, ऊर्जा पे ऊर्जा भेजे जा रहा है। और ये पाइप मुड़ा है, इसका मतलब क्या है? आपकी नाड़ियां कहीं ना कहीं से असंतुलित हैं। नाड़ियों को संतुलित करने का कई तरीका है, योग में बहुत प्रकार के तरीके बताए गए हैं। पहला तो ये है कि आप इतने एक्सपर्ट हो कि आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि किस नाड़ी से, अब जैसे ये हाथ है, तो हाथ का कनेक्शन स्पाइन के कौन से उससे है, कोई बता सकेगा? नहीं बता सकोगे। आंख का किससे है, कौन से? थोरैसिक से, लंबर से, किसी से कनेक्शन है ना, कहीं से तो पाइपलाइन निकल रही होगी। निकल रही कि नहीं? जैसे मैं पूछूं कि नोएडा में पानी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, सीमा जी आप बताइए। गंगा वाटर, गंगा पाइपलाइन, जो मुरादनगर की नहर आ रही है। तो अगर मैं मुरादनगर की नहर को ऐसे दबोच लूं तो नोएडा में पानी थोड़ी जा पाएगा। तो आपको ये तो पता है ना कि हिंडन नदी के ऊपर से एक नहर आ रही है, एक पाइपलाइन आ रहा है जो नोएडा को पानी पिलाता है। तो हमने अगर उसको दबोच लिया तो पानी नहीं जाएगा, बात खत्म। है कि नहीं? लखनऊ वाले तो अभी जमीन पे निर्भर है, थोड़े दिन बाद ये भी उस पे गोमती पे निर्भर हो जाएंगे ना, लेकिन जब तक जमीन है तब तक तो ठीक है। तो कहने का मतलब, अब जमीन में ही है तो जमीन के ही पाइप को अगर मैं दबा लूं तो आपको पानी थोड़ी मिलेगा, चाहे नीचे पानी कम बाहर हो। समझे? तो आपको ये पहली चीज, तो पहला टास्क एज अ योगा टीचर ये है आपका कि एक एक अंग अवयव का, एटलीस्ट मेजर ऑर्गन्स का, आंख का, दोनों आंखों का, दोनों माने दोनों नासा छिद्रों का, मुंह का, क्योंकि मुंह होता है ना, जब पैरालिसिस होती है तो मुंह भी टेढ़ा हो जाता है। अब मैं मुंह नहीं बनाऊंगा वैसा, नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मुंह टेढ़ा हो जाता है, बड़ा फनी लगता है, बड़ा अजीब लगता है उसमें, समझे? हाथ हाथ जो है वो हिलेगा ही नहीं, वो हाथ ही टेढ़ा हो गया, शरीर टेढ़ी हो जाती है। अजीब वो गरीब स्थिति होती चलती चली जाती है पैरालिसिस के पेशेंट को। और इसके कारण कौन हो सकते हैं? इट मे बी पॉसिबल कि आप ही उसके कारण हो जाए। ये हो सकता है कि आपने कोई आसन करा दिया, जबरदस्ती का मोड़ दिया, किसी ने देखा कि चलो दीक्षित जी जो है वो एडवांस आसन कर ले रही हैं तो मैं भी कर लेती हूँ थोड़ा सा। उसी चक्कर में श्रुति जी ने क्या किया कि थोड़ा सा पेन बियर कर लिया, पेन बियरिंग कैपेसिटी इनकी अच्छी है, तो पेन बियर कर लिया। और उसके बाद फिर कार्यक्रम, क्योंकि पेन बियर तो आप दिमाग से कर रहे हो, नर्व तो आप रोक नहीं पा रहे हो, तो नर्व को इन्होंने टेढ़ा कर दिया। अब उसमें प्राण प्रवाह खत्म, खून बहना समाप्त, ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है, आप अगले ही पल पैरालाइज्ड। समझे? जय हिंद जय भारत, आपका कार्यक्रम खत्म। और ये कैसे होगा? ये होगा एडवांस भुजंग आसन में। जब आप भुजंग आसन लगाएंगे और भुजंग आसन को बहुत मोड़ने के चक्कर में पड़ जाएंगे तो संभावनाएं हैं। ये होगा किस में? ये होगा जब आप शलभ आसन लगाएंगे, पेट के बल लेट गए और आपका टीचर लंबर से आपको मोड़ने के बजाय थोरैसिक मोड़ने पे लग जाए। देखो, लंबर और सर्वाइकल तक तो आप सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि सर्वाइकल पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, लंबर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है, थोरैसिक जिम्मेदारियों का अंबार है। और आप शर्त लगा लीजिए, आप कितने भी फ्लेक्सिबल हो, थोरैसिक आपकी शरीर ही आपको मना कर देगी, मत मोड़ो मत मोड़ो। थोरैसिक से नहीं मोड़ते आप। 12 हड्डियां हैं थोरैसिक की, छोटी 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 12 हिस्सों में बटी हुई है, लेकिन आप उसको नहीं मोड़ते। बहुत फ्लेक्सिबल हो गए तो थोड़ा बहुत आपकी स्पाइन आपको सपोर्ट कर जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सामान्य जीवन में, सामान्य क्लाइंटों के लिए आपको थोरैसिक तक जाने का, बिना मतलब का क्यों सर पे दर्द लेना, है ना? आराम से लंबर मोड़िए, लंबर पे काम चलाइए, क्योंकि लंबर आपका जोन है, L1 से लेके L5 तक। उसको आप खराब कर दीजिए, उसको बना भी लेंगे वापस से, उसमें बनाना और खराब करना वो आपके हाथ की चीज है। लेकिन थोरैसिक अगर आपने खराब कर दी तो फिर वो कोई नहीं बना पाएगा, वो डॉक्टर भी नहीं बना पाएगा, ऑपरेट करने के बाद भी वो नहीं बना पाएगा। समझे आप? तो इन सारी बातों का आउटकम ये है समझने। देखो मैं कोई क्लास का तो नहीं है फोन, एक सेकंड रुकिए। हाँ जी, जी जी जी, एसके मैं कैसे बोलूँ, मैं थोड़ी देर में फोन करता हूँ, मैं कक्षा में था ना। सब ऐसा ना क्लास में, हाँ ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्लास में ज्वाइन नहीं कर पा रहा तो ही फोन करने लगा। कहाँ थे हम लोग? तो हाँ, तो लंबा लंबा। हाँ, थोरेसिक नहीं खराब कर सकते आप, आपको अधिकार भी नहीं है थोरेसिक खराब करने का। पल्प वगैरह अगर आपकी खराब हो जाए, पल्प क्या है? कल मैंने आपको बताया था ना, वो पल्प जो आप देख रहे थे,
कुछ लोग उसको लिगामेंट बोल देते हैं, कुछ उसको गद्दा बोल देते हैं, कुछ उसको साइनोवियल फ्लूइड बोल देते हैं। हम लोग सामान्य भाषा में उसे पल्प बोलते हैं। वो चिपचिपा पदार्थ जो है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, वो दो हड्डियों के बीच में दूरी बना के रखे हुए है। और दूरी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या गारंटी कि आप कब छत से कूद जाओ, है कि नहीं, या आप अपने बेड से ही कूदो। बच्चों को देखा आपने, वो कूदते रहते हैं ऊपर से छत से नीचे, बेड से नीचे, कुर्सी पे चढ़ के उनसे कूदने का मजा है। तो जब आप कूदते हैं तो आप एड़ी पे झटका देते हैं, तो एड़ी पे झटका देंगे तो सारी की सारी जो वो स्पाइन है आपकी, समझ रहे हैं, उन सब पे झटका पड़ता ही पड़ता है। और हो सकता है कि कालांतर में ये कमर दर्द के, भयावह कमर दर्द का ये कारक बन जाए। तो स्पाइन इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी चीज है, उसको जानना, समझना, बूझना। और कमर दर्द को आप आइब्रूफेन दवा से थोड़े समय के लिए रोक तो सकते हैं, लेकिन परमानेंट परमानेंट आप उसको खत्म नहीं कर सकते। आइब्रूफेन समझते हैं ना आप, जो दर्द की दवाएं होती हैं, कोई भी इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, कई बार ऐसा होता है आजकल तो क्या करते हैं कि इंजेक्शन सीधे वहीं लगा देते हैं, कमर के पास में लगा देते हैं कि चलो ये डायरेक्ट काम करेगी। इंट्रामस्कुलर हो गए, इंट्रावेनस हो गए, तो वो अलग अलग तरीके की वो होती हैं, क्या बोलते हैं, इंजेक्शंस। लेकिन आपको ये समझना है कि ये पेन हो क्यों रहा है। तो एज अ योगा टीचर दिस इज आवर जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, हमारी जिम्मेदारी भी है और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि हम फाइंड आउट करें द कॉज। मैंने आपको पहले भी तीन बातें बता रखी है, बहुत पहले भी, कि तीन चीजें आप अपने दिमाग में बैठा के रखिए। व्हाट? द फर्स्ट वन, कारण, कॉज। सेकंड वन, लक्षण, क्या लक्षण है। एंड द थर्ड वन, मोडालिटीज, क्यों बढ़ रहा है, क्यों घट रहा है। ये तीन बातें आपको अच्छा अध्यापक बनाती हैं, कारण, लक्षण और मोडालिटीज। कारण क्या है किसी रोग का? नंबर वन थिंग, हो सकता है कि आप उस कारण तक ही ना पहुंच पाए, या ये भी हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपको झूठ बोल के बरगला रहा हो, बेवकूफ बना रहा हो, या वो आपसे साझा ही ना करना चाहता हो, या वो शर्मा रहा हो। कारण, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कारण सीधे नहीं पूछा जाता, ये भी याद रखिए। अगर आपने सीधे सीधे पूछ लिया क्लाइंट से कि बताओ क्या कारण है कि तुम रात को नहीं सो पा रहे हो, तो वो नहीं बता पाएगा, आपको कभी नहीं बता पाएगा। इट्स अप टू यू एज अ गुड टीचर, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट कि वो क्यों नहीं सो पा रहा है। खुद ही खोजो, ठीक है। उसके बाद खुद खोजो, खुद ही इलाज करो, और ये बताओ कि हाँ योगा ने सब कर दिया। बाकी साइकोलॉजी, आयुर्वेदा, सूर्य नमस्कार और सूर्य किरण चिकित्सा, जल चिकित्सा और ये तमाम चीजें सेकेंडरी हैं। करना है आपको, बताना योग ही है, लेकिन आप बाकी सारी चीजें खुद ही करना है, लेकिन आपको उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट नहीं हो, मनोवैज्ञानिक होते हो। और ये रोग बस फाइंड आउट कर लेते हो तो बड़े बड़े पहुंचे हुए मनोवैज्ञानिक है। आप अपनी डिग्री चेंज करो, एमए साइकोलॉजी करो, और फिर किसी के मन की बात बताओ तो उसको लगेगा अरे ये तो बड़े पहुंचे हुए मनोवैज्ञानिक दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि इनको सारी बातें पता है ना। लेकिन आप एज अ योगा आचार्य अगर ये सारी कार्य करते हैं तो आप इन चीजों में फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये एक छोटा सा हिस्सा है जो मैंने आपको समझाया, जो आपके योगा के जीवन में बहुत जरूरी कार्य करने वाला है। अब हम लोग थोड़ा सा दर्शनार्थ चलेंगे अपने अपने यौगिक परिवेश में, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि ये स्पाइन दिखती कैसी है। अगर एक बार आप स्पाइन समझ लिए तो हड्डी का काम फिर खत्म, क्योंकि घुटना और स्पाइन यही दो चीजें हड्डी को बनाती हैं। इसके बाद डाइजेस्टिव, उसके बाद नर्वस, उसके बाद एक्सक्रीटरी, दो तीन चीजें और बचेंगी, उनको 5 4 5 दिन के अंदर हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं अब हम लोग अपने मेजर टास्क की तरफ। मुझे अपेक्षा है ये भाई साहब आपको साइड से दिख रहे होंगे। सर। ठीक। हम्म। सर, जो आपने कहा ना कि मेजर ऑर्गन्स जो होते हैं वो कौन से स्पाइनल कॉर्ड की कौन सी नर्व से मतलब स्पाइनल कॉर्ड की कौन सी नर्व से कनेक्टेड होते हैं, सर ये हमें कैसे पता चलेगा, मैं बताएंगे अभी अभी? एक फोटो भेज दूंगा आपको, एक ठीक फोटो ठीक। भेज दूंगा, सब उसमें उसको कॉपी करके रख लीजिएगा। ठीक है, वो फोटो में ही अभी देखेंगे तो भी बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ये दिख रहा है भाई साहब आपको साइड से? दिख रहा है सबको जी कि नहीं? जी हाँ, जी चलिए जी। बढ़िया बात। तो देखिए ये कहाँ से है, एक तो ये यहाँ से, पहले तो ये स्पाइन का आकार सबसे पहली चीज लिखते हैं। स्पाइन का आकार यस जैसा दिखता है, एस समझते हैं ना, शिवम में जो एस लगा पड़ा है उसके जैसा, आधा ऊपर का ये एस उड़ा दिया है, लेकिन ये बीच का तो है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये कुछ कुछ एस जैसा इसका कर्व है, नंबर एक चीज। थोरैसिक जो होती है वो यहाँ से दिख रही है आपको, ये पीठ का जो हिस्सा है ये यहाँ तक थोरैसिक का पूरा हिस्सा है बीच का। ठीक है, सर्वाइकल इसके ऊपर है। थोड़ा सा भी गर्दन में दर्द हो तो लोगों को ये लगता है कि अरे मुझे तो सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल तो आपको थोरैसिक भी हो गया है, आपको लंबर भी हो गया है, होने को तो सब हो गया है, लेकिन सर्वाइकल नहीं होता। सर्वाइकल में पेन हो सकती है
इट्स अप टू कंडीशन। बहुत बहुत ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन गर्दन का दर्द सर्वाइकल का ही दर्द हो, बहुत ज्यादा। मेरी गर्दन एक बार अकड़ गई, आपको एक कहानी बताता हूँ पहले, उसके बाद हम लोग इस पे चलते हैं। एक बार क्या था कि मेरे को अभी पिछली जो किताब लिखनी थी, वो किताब लिखने के चक्कर में 3 दिन तकरीबन 2-2 घंटे ही सो पाया, और बाकी के 16-17 घंटे 18 घंटे लिखता ही रहा। तो मेरी गर्दन अकड़ गई। अब मैं गया, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर के पास, मैंने बोला मुझे लग रहा है मेरे को यार सर्वाइकल हो गई। तो वो बोला कि आप तो योगा चाहे, मैं जानता अच्छे से, बोला नहीं सर्वाइकल इतनी जल्दी नहीं होती, और फिर भी एक्सरे कर लेते हैं। एक्सरे वगैरह करके दिखाया तो क्या था, स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड एक मसल्स होती है, उसके ऊपर ट्रेपेजियस की एक नर्व जाती है। ट्रेपेजियस भी एक यहीं पे है पास में, स्टेर्नोक्लीडो, दो मसल्स हैं, इन दोनों के बराबर से एक छोटी सी नर्व जाती है, और वो नस जो थी वो सीधे गर्दन, लैपटॉप पे काम करते करते वो उधर ही रुक गई। उसका कार्य है कि सोते समय वो धीरे से साइड हो जाती है, और फिर यूज करते समय ऊपर आ जाती है। और वो ऊपर रुकी, सिर्फ उसने अपना जगह थोड़ा सा शिफ्ट करा, एमआरआई का पूरा रिपोर्ट है, थोड़ा सा शिफ्ट करा और पूरी गर्दन अकड़ गई। इतनी अकड़ गई कि मैं ऐसे गर्दन नहीं घुमा सकता था, ऐसे भी घुमा रहा हूं ना मैं, ऐसे गर्दन नहीं जा रही थी। आप कल्पना कीजिए, मतलब विद इन 2 आवर्स ऐसा हुआ कि मुझे उनकी याद आई, और मैं गाड़ी पे कैसे कैसे गया हूँ, तो गाड़ी जब कूदती तो मेरे को लगता कि ब्रह्मांड पूरा। तो वो एक अच्छा अनुभव था, मतलब मेरे लिए भी सीखने का, कि दूसरे के पेन को मैं फील कर सकता था। और तब से मैंने ये चीज मान ली है कि स्पाइन में हो कुछ, वो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मसल्स में भी बहुत कुछ हो जाता है, ये आपको जान के रखना है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये है आपकी स्पाइन, आप झुके, ये सूर्य नमस्कार के लिए झुकते हैं ना आप, ये आप गए नीचे। अब आप नीचे गए तो आपने क्या किया, आप देखिए, आपकी स्पाइन ये ज्यादा झुका, ये ज्यादा मुड़ा, लेकिन ये फिर भी एक स्तर तक ही यूज हुआ, मतलब बहुत ज्यादा, जितनी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना आपने यूज किया। आप देख रहे हैं एक तरीके से ये पूरा पूरा कैसे यूज हो रहा है आपके आसनों में, देख पा रहे हैं। अब यहाँ है, आप हस्तोत्तान वाली कंडीशन में हैं, तो आप सबसे ज्यादा उपयोग जानते हैं किसका कर रहे हैं, ये तो सीधा है, इसको तो कोई परेशानी नहीं है। तीर दिख रही है ना मेरी, सबके तीर दिख रही है ना ये, हाँ। जी। कर्सर बोलते हैं इसको वैसे कंप्यूटर की भाषा में, सामान्य भाषा में तीर। तो ये जो तीर है, ये देखिए, यहाँ से लेके ये थोरासिक को सीधा रखे हुए, थोरासिक बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन लंबर वन का ये वाला जो हिस्सा है पीछे वाला, ये पूरा दब गया, ये पूरा दब गया। हालांकि ये भी थोड़ा सा फिर भी सीधा है, कुछ लोग यहीं से मोड़ते चलते चले जाते हैं। जैसे अगर मेरे को बैक बेंडिंग करनी होती है, तो मैं यहाँ से कम यहाँ से ज्यादा जाता हूँ, मेरी बैक बेंडिंग अधिकतर इससे होती है, मेरी खुद की नेचुरल है ऑटोमेटिकली। मेरा दोस्त है वो, उसकी बैक बेंडिंग यहाँ से ज्यादा होती है, वो डिम्बासन लगाता होता है। डिम्बासन का मतलब होता है चक्रासन से भी थोड़ा एक एक स्तर आगे घूम के पैर पकड़ लेना होता है, ठीक है। तो जब डिम्बासन लगता है तो डिम्बासन वाले सारे यहाँ से मुड़ते हैं, चक्रासन वाले यहाँ से मुड़ते हैं, और जो आप लोग को मुड़ना है वो इसके बीच से मुड़ना है, जो सामान्य जिनसे चक्रासन नहीं लग रहा है वो यहाँ से मुड़ता है। हस्तोत्तान में थोड़ा सा आपका क्या है कि जैसे ही आप हाथ उठा देते हैं, तो ये स्कैपुला, यहाँ एक हड्डी होती है, वो भी दिखा दूंगा बाद में, हड्डी होती है वो शिफ्ट हो जाती है, तो मसल्स के ऊपर या नर्व्स के ऊपर बहुत स्ट्रेन नहीं आता है। गर्दन आपके ऊपर है, आप जितना मोड़िए आगे भी रख सकते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं है। ऐसे ही साइड है तिर्यक ताड़ासन, अभी तिर्यक ताड़ासन में गए, तो तिर्यक ताड़ासन में आपने इस वाले ये जो इसमें दिख रहा है आपको कुछ बैगनी बैगनी सा हल्का सा पल्प टाइप का, देखिए करीब से देखिए, दिख रहा है ये आपको, हल्का हल्का बैगनी दिख रहा है ना, अभी दिख जाएगा, अभी और अच्छे से दिख जाएगा। तो ये दबता है। अब इसको वापस मैं इस वाले लेंथ को और आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये कटी चक्रासन आपने कर लिया, वापस देखते हैं। आपने हस्तोत्तान, पहले पाद हस्तासन किया, नीचे की तरफ झुक गया, फिर आपने हस्तोत्तान किया, फिर आपने साइड किया, साइड तिर्यक ताड़ासन किया, थोड़ा सा कटी चक्रासन किया। ये आपकी वार्म अप सीरीज है। जब आप वार्म अप शुरू करते हो तो इनिशियल स्टेपिंग यही करते। अगर आप सीधे सीधे वार्म अप में ये नहीं ऐड कर पा रहे हो, अगले मतलब 5 मिनट के अंदर आपने अपने योगा में इन सारी चीजों को ऐड नहीं किया, तो फिर आपके लिए हो सकता है कि परेशानियां बढ़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका वार्म होना बहुत जरूरी है। अब देखिए पल्प, आप देखिए, ये देख रहे हैं सारी हड्डियां कैसे सेट हो रही हैं, एक बार और ध्यान से देखिए, देख रहे हैं कैसे सेट हो रही है, धीरे धीरे दिखाऊं, ये देखिए, ये आया, ये देखो, देखा आपने कैसे सेट हो रहा है ये आया, इसके ऊपर पल्प लगा और ये पल्प सेट हो। अगर ये दोनों हड्डी छू जाए, हालांकि यहाँ भी नहीं छूता, ये देखिए, ये जो गैप दिख रहा है आपको ना, इसमें भी लगा रहता है, इसको भी अभी दिखाते हैं आपको। और अंदर इसमें स्पेस है, गैप है, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है इनकी आर्किटेक्ट, इन्होंने, भगवान ने बहुत महंगा आर्किटेक्ट जो है वो हायर किया हुआ है, ऐसा सिस्टम है, इसके अंदर गैप है।
अब देखिए कैसे गैप आती है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। एक चीज और, आप इसको पेट के साइड से तो नहीं जल्दी कुछ परेशान कर पाएंगे, और ना ये पेट के साइड से ये बहुत जल्दी प्रभावी होता भी है, नहीं होगा ना। पेट के साइड से तो सब लीवर वगैरह सब ढकेल के रखे हुए ऑलरेडी कि तुम उधर ही रहो, इधर मत आओ, है कि नहीं? पेट के साइड से तो नहीं, लेकिन कमर के साइड से इसके पास बहुत स्पेस बचता है, बच रहा है ना कमर के साइड, यानी लगभग 90% ये संभावना है कि ये इधर से बल्ज नहीं होगा। बल्ज का मतलब जानते हैं क्या होता है? बह के बाहर हो जाना, बह के कोई कोई चीज है वो बाहर हो जाए, वो नहीं, बल्ज नहीं होगा यहाँ से, वो साइड से ही होने की, इधर से ही या साइड से हो जाए या पीछे से हो जाए, तो बल्ज होने की संभावना लगभग यहीं पे है। अब ये सब कक्षा 8वीं का एनाटॉमी, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, ये सब तो पता होना चाहिए आपको, कितनी सर्वाइकल होती है, कितनी थोरैसिक होती है, कितनी लंबर होती हैं, ये 24 कैसे हो जाती है, 7, 12 और 5 जोड़ते हैं तो ये 24 होता है। गायत्री मंत्र का प्रभाव इसके ऊपर 24 अक्षर परम पुनीता जो है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये 24 अक्षर है। ऋग्वेद के अधिकतर मंत्र 24 अक्षर ही हैं, जो भी भव्य मंत्र हैं वो इन्हीं पे सर्वाइकल थोरैसिक लंबर पे कार्य करते हैं। ये सब दार्शनिक बातें हैं, वो सब आप बाद में पढ़ेंगे हम लोग उसको कभी, अभी तो इस पे देखते हैं। सैक्रम को हम लोग बहुत हद तक स्पाइन में कैलकुलेट नहीं करते हैं, सैक्रम को हम लोग अलग ही रखते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी उपयोगिता इसके प्रोफाइल के हिसाब से बहुत डिफर है। सैक्रम और कॉकिक्स जो है, जो निचला हिस्सा है, जो इसको पूंछ बोलते हैं, इसकी उपयोगिता इनके बजाय बहुत बहुत कम है। हालांकि कुछ लोगों को यही टेल बोन पे पेन हो रहा होता है, बिल्कुल ये जो टेल बोन है ना, यहीं पे पेन हो रहा होता है, तो इसको क्या करते हैं फिर लोग, इनके ऊपर चढ़ते हैं, हाथ से दबाते हैं, मसाज करते हैं, और उससे ठीक भी हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहले सर्वाइकल को देखते हैं थोड़ा सा। अब इसकी स्पीड में बढ़ा दूं, नहीं तो ये धीरे धीरे घूमेगा फिर। ये तीर देखिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जब भी आपको लगे कि इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना है तो खींच लीजिए। ये है, अब देख रहे हैं ये इतना आड़ा तिरछा क्यों बनाया है इसको, इसको बनाने के पीछे क्या कारण था? स्प्रिंग आपने देखा, स्प्रिंग वैसा भी तो बना सकते थे, गोल 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 गोल, इधर मुड़ो उधर मुड़ो, आगे मुड़ो पीछे मुड़ो, सब कुछ हो सकता था। लेकिन इसको इसलिए ऐसा बनाया क्योंकि आपको सिर्फ अगर गर्दन झुकानी हो, स्प्रिंग अगर बना देते और आप झुकते, तो गर्दन झुकाते तो आपकी पूरी की पूरी कमर परेशान हो जाती ना। लेकिन अभी अगर आप गर्दन झुका रहे हो तो कमर थोड़ी परेशान हो रही है, कमर आराम से बैठी हुई है। तो इसलिए ये बिल्कुल एक एक सॉकेट पे अलग अलग जगहों से जोड़ा गया। अच्छा एक चीज और देखिए इसमें थोड़ा ध्यान से, ये ऊपर से आपको गैप दिख रहा है अंदर आता हुआ, इसमें हवा जा सकती है, दिख रहा है ना? ये ऊपर दिख रहा है, ऊपर से इसमें कुछ आ सकता है, अभी वो क्लियर भी दिखेगा। उस पार तो दिख ही रहा है, इसमें देखो उस पार दिख रहा है कि नहीं, यहाँ से पारदर्शी है ना ये, बस। और ये है वो जो आपकी पीठ में निकला रहता है, बच्चों में बहुत क्लियर विजिबल होता है। पीठ देखी है आपने? उसमें ऐसे ऐसे चुकीला चुकीला सा निकला रहता है, किसी को मुक्का मारो तो आप ही को चुभ जाए। है ना, ऐसा ऐसा होता है। कुछ लोग जो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, प्रौढ़ावस्था तक आते आते इतना फैट आ जाता है शरीर के ऊपर कि ये उसी में दब के रह जाता है। यानी पीठ पे आप इस ये जितना निकला है उतना तक तो फैट एकुमुलेट कर ही सकते हैं, और वजन घटाने का सबसे बेहतरीन जरिया भी यही है। माने पीठ की फैट को भगाना ये सबसे बढ़िया कारण माना जाता है वजन घटाने वालों का। और जो लोग अपने पीठ पे वजन लेके घूम रहे हैं उन्हीं का वजन ज्यादा है। सामान्य रूप से अगर आपका वजन मान के चलिए, मान लीजिए आपकी हाइट 5'5" है, आपकी उम्र 30 साल है, और आपकी 5'5" पे अगर आपकी हाइट, आपकी आपका जो वेट है वो 50-52 किलो से कम है, तब तो आप अंडर वेट है। लेकिन अगर 60 किलो के पार वाले में हैं आप, तो आप ओवर वेट है। और 60 किलो के बाद उसका लगभग 25% वजन तो आप इधर ही लेके घूम रहे हो, ठीक है? अगर आप पुरुष हैं तो, महिला हैं तो हो सकता है ये 20% के आसपास हो, 15 से 20%। और महिलाओं के साथ थाइज में प्रॉब्लम होती है कि थाइज में उनका वजन ज्यादा हो जाता है, पुरुषों के साथ पीठ में हो जाता है वजन, की पीठ पे वजन ज्यादा होता चलता चला जाता है। अब इसका कारण नहीं पता कि क्यों होता है, लेकिन ये होता है। अब इसमें ये भी कोई जुड़ा हुआ है, इनको तो पहचान ही रहे हैं, ये वक्षस्थल जो है, आपकी रिब केज, है ना, ये है रिब केज। और ये देखिए ये पल्प, इसी को मैं कह रहा था, ये जो पल्प है अंदर से तो ये बिल्कुल आराम से आरामदेह कंडीशन में रहता है। क्यों? क्योंकि अंदर से इसको लगातार कोई ना कोई ढकेलने वाला है। बाहर से भी है, लेकिन बाहर इसके पास संभावना ज्यादा है कि वो ये बल्ज में पहुंच जाए, आगे पहुंच जाए। ठीक है, चलते हैं अब और आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, नहीं बस देख लीजिए कि ये क्या है। ठीक है, सैक्रम जिसको बोलते हैं। ये जो ये छेद क्यों किया हुआ है बताओ इसमें से?
ये छेद क्यों किया भगवान ने? सबके में होगा ना, ये आपके में भी होगा, मेरे साथ भी ऐसा होगा। ये छिद्र क्यों है? सर पहले ये पूछ होती थी। है ना, ना ना, वो पूंछ वाला नहीं है सिद्धांत। सर मुझे इसमें लगता है हाँ नर्व्स हाँ वगैरह इसमें हाँ से। हाँ, सही लग रहा है आपको। अभी अभी देखेंगे आगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों होती है, ये क्या निकाल के लेके जाती है। ठीक है, ये अभी स्पाइन को देखते जाइए। अब दो लोगों को उठा लिया है, दो लोगों को निकाल लेना ताकि ऊपर वाले का नीचे वाले का बीच का ये बल्ब, ये बल्ज मिल जाए हमें। ठीक है, दो को निकालते हैं, नंबर ही निकाल लिया ये। अब आप कूदेंगे तो मान लीजिए नीचे यहाँ कूदते हैं, तो इस पे प्रभाव पड़ेगा ना, तो ये थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगी, तो इसको थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही करते करते ऊपर तक, यानी लंबर, पांचों लंबर मिलके आपके लगभग 80% से ज्यादा शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसलिए बहुत थोरैसिक पे बहुत प्रभाव पड़ता नहीं है। थोरैसिक को नीचे कर दें तो, लंबर ऊपर कर दें तो क्या होगा? अभी देखिएगा क्या होगा। थोरैसिक को मान लो उल्टा सीधा कर देते हैं। चलो मान लिया मैं ऑपरेशन करना जानता हूँ, मैंने सर्वाइकल को लगा दिया आपके लंबर में, और थोरैसिक को लगा दिया सर्वाइकल पे, तो क्या होगा? देखते हैं अभी क्या होगा। ये देखिए, पहले बल्ज को थोड़ा सा समझते हैं, बड़ा यूनिक बल्ज है ये। आपने कभी क्लोजअप क्लोजअप वाला पेस्ट निकाला है? रंग बिरंगा निकलता है ना क्लोजअप का। क्या आप क्लोजअप करते हैं उसमें, देखा आपने? रंग बिरंगा निकलता है उसमें, दाने दाने में। वहीं कोलगेट निकालो तो वो सफेद सफेद से निकल जाता है, तो वो इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। इंटरेस्टिंग नहीं लगता ना। क्लोजअप अच्छा दिखता है। बचपन में मेरे को याद है कि कोलगेट नहीं, क्लोजअप दिखता अच्छा है। बाकी झाग दोनों का सफेद ही आना है, लेकिन क्लोजअप लुक्स गुड। ये मार्केटिंग उनकी स्किल अच्छी थी। ऐसे ही ये है। अभी देखो ये देखो, ये लेयर्स में बटा हुआ है, ताकि ये आपके शॉक को अपने भी इंटरनल लेयर में भी इसको डिफाइन कर दे। ठीक है, अपने लेयर्स में डिफाइन कर सके। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। नाम इसका आप लोग जरूर लिखिए, एनाटॉमी का नाम है। आपके रिपोर्ट्स में यही सब लिख के आता है, तो आपको लगता है कि ये नाम तो कभी हमने जीवन में सुना ही नहीं, ये आखिर ये कैसा नाम है? इसका नाम है डिस्क एनालस। इसका नाम डिस्क एनालस, डिस्क एनालस। लिख लिया? चलिए, अब इसका ये है इंपॉर्टेंट चीज। देखिए इसका भी नाम लिखिए, ये डिस्क का सेंटर है। लिख लीजिए ये भी। यही महत्वपूर्ण चीज है। ये तो क्या है, ये जानते हैं, ये तो जैसे किसी चीज को आपने लपेट रखा हो, ठीक है, वो लपेटी हुई चीज है, ये महत्वपूर्ण है। सर ये न्यूक्लियस लिखा है हाँ, डिस्क न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है, डिस्क न्यूक्लियस। मतलब ये जो डिस्क है इसका केंद्रक है ना ये। और कोशिका के और इसके केंद्रक में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, बहुत आसानी से दिख जाता है, क्लियर विजिबल होता है। अब देखिए, अब ये कहाँ से बना होगा शरीर में, बताओ? ये वाला काम तो एनाटॉमी का एक अच्छा एक्सपर्ट भी कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है। फिर अब हम लोग योगा वाले पढ़ते सर हैं, तो हमारे भी फूड, तो काम का हो कुछ। सर क्या फूड से बनता इसका आ है सकता क्या? है ये फ्लूइड? फ्लूइड क्या है, ये कौन सा? इसकी प्रकृति क्या है आयुर्वेद के हिसाब से? अच्छा, सप्त धातु सिद्धांत की म्यूकस म्यूकस। अंग्रेजी में तो होता ही नहीं, आयुर्वेद तो संस्कृत में लिखा, तो इससे आयुर्वेद सर अंग्रेजी। मज्जा मज्जा मज्जा? है। मज्जा नहीं है, मज्जा नहीं, मज्जा अंदर होती है, हड्डी के अंदर होती है, ये हड्डी के बाहर होता है। मज्जा की खासियत ये है कि वो हड्डी के अंदर होगी, और पीला या लाल, वो इट डिपेंड्स, वो कलरफुल होती है, वो ऐसी क्लियर विजिबल वाइट नहीं होगी। अरे ऐसा आप शरीर में निकालते तो रहते हो, जब भी आपको सुबह उठ के ब्रश करके निकालते हो तो निकलता है कुछ ऐसा। सर म्यूकस म्यूकस म्यूकस। म्यूकस तो तथाकथित नाम है उसका। आयुर्वेदिक शाही नाम बताइए क्या है? तो बलगम। कफ बलगम कफ भी नहीं नाम है, बलगम की जांच करा है, वो तो टीबी वालों ने बोल दिया। कफ। सर हेलो कफ है। सर। कफ कफ कफ, हाँ सही बात कफ। है। इसको आयुर्वेद में थोड़ा सा लेके आते हैं करीब से, तो इसको मेद नाम से दिया जाता है, हल्का मेद जो होता है ना, मेद से। सप्त धातु सिद्धांत में मेद नाम की जो चीज है वो है, मेद फैमिली का है ये विषय वस्तु। ना तो ये रस है, रस नहीं है, क्यों? क्योंकि ये जूस नहीं है। रक्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे तत्व नहीं है। रस, रक्त, ठीक है, मांस तो दिख ही नहीं रहा, फिर क्या बचा? मेद, मज्जा है इसके बाद। तो मज्जा इसके बाद आती है, मैरो, वो हड्डी के अंदर जाती है, तो ये मेद वाला सिद्धांत है। ठीक है, अब मेद आपके शरीर में, यदि ये क्लासी मेद है, इसको मेद के भी कई सिद्धांत, कई
हिस्सों में बांट सकते हैं हम उसको। एक होता है जिसको बाहर ही निकालना होता है, जो शरीर से बाहर ही निकले, जो कफ के रूप में बाहर हो जाती है। लेकिन ये जो मेद है ये शरीर में रहना चाहिए इसका, क्योंकि यह हड्डियों को हड्डियों के लिए बड़ा उपयोगी है। अब ये आती कहाँ से है? आप खाओगे पिज्जा बर्गर तो ये नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मिल ही नहीं रहा। ये आएगा शुद्ध रूप से खनिज से। जो भी आप मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीजें जो खा रहे हो ना, अब मैं ये सारा ये खनिज कहाँ से आता है? अकार्बनिक जो भी चीजें हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में क्या क्या चीजें होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब कार्बनिक है। ये आपके एनर्जी के लिए और बॉडी के लिए कार्य करेगा। लेकिन इसके पार जो अकार्बनिक चीजें हैं, जिसमें कार्बन नहीं, क्या है? जो भी, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, यानी जो जड़ वाली चीजें आप खाते हैं जिसमें मिट्टी इन्वॉल्व हो सीधे तौर पे, वो आपका आपके अंदर मिनरल बढ़ाता है। फल फ्रूट हो, हरी सब्जियां हो, ये सब आपके अंदर ये बढ़ाता है। तो यदि आपको अस्थि से या इसको बढ़ाना है, तो पहला कार्य तो आपको यही करना है कि इसके लिए आप पहले प्रॉपर डाइट भेजिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर, ठीक है। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इतनी खतरनाक चीज है कि अगर छोटी सी आदत बदले तो योगाचार्यों को सबसे आंखों पहले दिख रही। प्रभावित करती है। आपको पता है बिजली जो बनाता है, बिजली वाला आदमी जाता है, जैसे पोल पे चढ़ता है, तो उसको बिजली सबसे पहले मारती उसी को, मारती है ना। अगर मरेगा तो कौन मरेगा? बिजली वाला मरेगा। बाकी सोसाइटी का आदमी तो मरता नहीं है, नहीं मरता ना, उसके घर में बिजली आ रही है। और अगर वो बिजली वाला बेचारा मर गया तो सोसाइटी ऐसा थोड़ी कि उसको 1 लाख रुपए दान दे देती है। वो बोलती है उसका काम था, करते करते मर गया। ऐसे ही आप बिजली वाले हो, यू गाइस आर बिजली वाला, ठीक है, योगा वाला हो ना आप लोग। तो आप किसी के घर की निगेटिविटी अगर लेके आते हो, तो वेदर यू डाई, हु केयर्स, समझे? वेदर यू डाई, वेदर यू अफेक्ट योर ओन होम, आप अपने पूरे घर को अफेक्ट कर जाते हो, हु केयर्स? आपका क्लाइंट आपको तभी तक याद करेगा जब तक आप उसके लिए उपयोगी हैं। और ये बात अपने जेहन में जितनी जल्दी और जितने पावरफुल तरीके से आप बिठा लेंगे, उतना आपके लिए लाभ है, ठीक है। क्यों मैं ये कहानी बता रहा हूँ आपको? क्योंकि कल एक हमारे साथ का योगाचार्य था, बेचारा बड़ा जूनियर था, अच्छा था, काम अच्छा करता था, अच्छा बहुत सम्मानित अध्यापक था। और कल उसने वियतनाम में आत्महत्या कर ली। अब बताइए, सुसाइड, ठीक है। आप कल्पना कीजिए कि एक योगाचार्य जिसने बड़े लंबे समय से, मैं उसको जानता हूँ, मतलब कम से कम 15 साल तो हो ही गए, वो चैंपियनशिप खेला, कितनी चैंपियनशिप्स में हम लोग साथ गए। और वियतनाम गया, पिछले 3 साल से था वहां पे। और ही वॉज कम्प्लीटली फेल टू कंट्रोल हिज इमोशंस, यहाँ तक कि वो मतलब मुझे भी फोन नहीं कर पाया उस अपने इमोशन के पहले। हालांकि वो बड़े लंबे समय से बात तो नहीं थी हमारी, लेकिन एटलीस्ट फोन करता तो शायद मैं उसको संभाल लेता, क्योंकि मैं उससे एनर्जी ट्रांस मार लेता, अपने अंदर निकाल लेता, डाउनलोड कर लेता अपने अंदर, ठीक है। इसलिए अपने से बड़े सोर्स से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए। सूरज से कभी बैर करोगे? बताओ, सूरज को अगर बैर करोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा सूरज को? सूरज को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। इसलिए आपका सोर्स क्या है एनर्जी का? जैसे मेरे एनर्जी के सोर्स मेरे गुरुजी हैं। मेरे को जब भी आवश्यकता पड़ती है, हर दूसरे दिन हरिद्वार में अपने जीवन में 20,000 बार जा चुका हूँ कम से कम, ठीक है। और मेरे गांव वाले लोग हरिद्वार जाते हैं तो बेचारे ढोल नगाड़े के साथ जाते हैं कि हरिद्वार जा रहा हूँ मैं, ठीक। और मेरे को जब मैं सुनता हूँ उनको, क्योंकि हरिद्वार गांव के बूढ़ों के लिए बहुत बड़ी चीज है कि हरिद्वार जा रहा है। और मेरे लिए हरिद्वार जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, गया सुबह शाम को चला। तो क्यों? क्योंकि मेरी ऊर्जा वहां से आती है। आपकी भी ऊर्जा कहीं ना कहीं से आती होगी, और डिपेंड करता है कि आपका ऊर्जा का सोर्स क्या है। आप सीएफएल बल्ब पे निर्भर हो, 12 वोल्ट की बैटरी पे हो, निप्पो के सेल पे निर्भर करते हो, या सूरज से जुड़े हुए हो। आपकी ऊर्जा है, आपके अंदर जो एनर्जी है। अगर आप बार बार निगेटिव हो जा रहे हो, इसका मतलब आपकी ऊर्जा जो है वो छोटा वाला निप्पो का जो सेल आता है 10 रुपए वाला, जो रिमोट में लगा देते हैं, वही लगा के काम कर रहे हो। यदि आप नहीं डिस्चार्ज हो रहे हो, इसका मतलब आपका सोर्स इतना हैवी है कि आपका काम खराब नहीं हो रहा। तो यही था, वो लड़का सुसाइड किया। इसके पहले एक और लड़का सुसाइड किया था बेचारा, वो तो योगा से इंस्पेक्टर था हरियाणा पुलिस में, और अब डीएसपी बन जाता। तो उसके 2 बच्चे भी थे, एक तो 14-15 साल का था, एक 12-13 साल का। और उसने आत्महत्या कर ली। तो ये योगा टीचर्स के अंदर ये टेंडेंसी आ रही है। हालांकि उसका कारण जो भी हो, तो महरूम आत्माएं हो चुकी हैं, तो क्यों इसके विषय में सकारात्मक या नकारात्मक कहना। लेकिन हमें सीखना ये है कि हमारे सोर्सेज क्या क्या है। ये जो अभी आप डिस्क बल्ज देख रहे हो ना, ये डिस्क बल्ज परेशानी तो सबको है, हर तीसरे आदमी को ये परेशानी दिखती है कि अरे डिस्क बल्ज हो गया है। क्या हो गया? बाहर
इसको तोड़ के इनको तोड़ते 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 इन सारी लेयर्स को, ये जो आपकी संरचनाएं हैं, इनको तोड़ते हुए ये पल्प बाहर निकल के आ जा रहा है। और ये जब बाहर आ रहा है तो यहाँ से जो नर्व्स जा रही हैं, वो नर्व्स का इससे बहुत दुश्मनी है, ये जान लेना। अभी देखना नर्व्स, आपको नर्व्स दिखेंगी। नर्व्स जो है उसका और इससे बिल्कुल मित्रता नहीं है। जैसे नर्व्स इसको छुएगी, आपको बहुत तेज पेन होना शुरू हो जाएगा, कमर का बेतहाशा दर्द। तो आप क्या करते हो, आप दवा खा के उस नर्व को ही मार देते हो, बट तुम ही बेकार हो, तुमको दर्द क्यों हो रहा है। कितना गलत बात है, आप कल्पना कीजिए। मतलब उसका काम है आपको बताना कि भैया आपके यहाँ कुछ दिक्कत हो रही है, और आप क्या करते हो, दवा खा के उसी को बेचारी को बेहोश कर देते हो कि तुम बेहोश रहो, दर्द दर्द तुम्हारा काम खराब है। समझे। माने जो बच्चा एक क्लास में 10 बच्चे 50 बच्चों की कक्षा है, और 40 बच्चे हल्ला कर रहे हैं, 49 बच्चे हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, एक बच्चा जो जाके टीचर को बताने गया कि गुरुजी बच्चे हल्ला कर रहे हैं, टीचर ने उसी को पकड़ लिया और इतना मारा कि वो बेहोश ही हो गया बेचारा। ऐसे ही आप अपने नसों के साथ करते हैं। आप क्या करते हैं कि जैसे ही वो नस आपको बताती है कि गुरुजी पेन हो रहा है कमर में, तो आप कहते हो ये लो आइब्रोफेन, जाओ बेहोश हो जाओ। मतलब अगर वो निकल के मार सकती ना आपको, आपकी नस, तो आपको आपकी हत्या कर देती हो। कॉमन सेंस नहीं लगा रहे ना आप सोच के देखिए कितना कितना गलत कार्य कर रहे हैं। आपको इसको हील करना है। तो हील करने का सबसे पहला सोर्स ये है कि ये तो कम हुआ पड़ा है, या तो इसको बढ़ा दें, या तो इसका जो ये जो जहाँ से भी दिखेगी, जहाँ से ये फटी होगी, जहाँ से इसमें छेद हुआ होगा, उसको ठीक करेंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी देखो ये क्या कर रहा है, आप देख रहे हो कि जितना कूद रहे हो ना ये। और हाँ, हील्स वाले लोग, किसके पास कितनी हील्स है, कृपया करके मुझे सूचना कर दें, क्योंकि इस परेशानी से मैं खुद भी परेशान हूँ। हील्स की संख्या बताएं अपने अपने घरों में। 5 7 तो होगी, 10 तो होगी कम से कम। हील्स नहीं, चप्पल तो होगा ही। 12, हाँ देखिए बताइए, 10 है माधव जी के पास। चप्पलों का तो नाम भी है, महिलाओं के तो चप्पलों का नाम भी होता है, पुरुषों का तो बस चप्पल होती है। महिलाओं का तो नाम भी होता है, गोल वाला कुछ और है, ऊंचा वाला कुछ और है ना। तो ये वो क्या करता है, वो यही करता है। ये क्या करता है, ये अभी जो दिखा रहा है आप देख रहे हैं, ये एनिमेशन वाले भाई साहब ये बातें आपको बता रहे हैं, ये जो आप चल रहे हैं ना, ये कर रहे हैं आप देखिए। अब जिस दिन ये फटा, या जिस दिन ये निकला, आवाज आ रही है ना मेरी। हेलो हेलो। इंटरनेट प्रॉब्लम, बारिश। सुन पा रहे हैं आप मुझे।